हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक मिनट मार्कर ले लें। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट बी शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी। तो फिनॉल में 2 वीडियो बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे फिनॉल चैप्टर ऑर्गेनिक में है, केवल फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ ना, हाइड्रोकार्बन, तो फिनॉल भी है, तो उनका भी इसी में रहेगा। नोट्स आपको इसमें मिलेगा। तो यह बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है और इंटर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ इसमें, नीट और जेई के लिए भी है। बात समझ में आ रहा है। तो यह बीएससी सेकेंड ईयर का भी इसमें नोट्स आपको मिल जाएगा। इंटर के बच्चे भी इसमें लिख लेंगे, पीडीएफ में भेज दूंगा। मतलब बीएससी सेकेंड ईयर वाले भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उनके ऑर्गेनिक में फिनॉल है, ठीक है। और इंटर में खैर है ही, तो काफ़ी डिटेल आज चलने वाला वीडियो। तो आज हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे और उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिक प्रॉपर्टी काफ़ी डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर जो अगला वीडियो फिनॉल का बनेगा उसमें हम उसके रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो अब जो टॉपिक है पार्ट बी, पार्ट ए इंटर वालों के लिए, पार्ट ए में अल्कोहल था, पार्ट बी में फिनॉल। फिनॉल बीएससी सेकेंड ईयर क्लास 12th बोथ, ठीक है। अब नीट जेई सब इसी में आ गया, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, फिनॉल इज अ, ध्यान देना, फिनॉल इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिनॉल इज द हाइड्रोक्सी मतलब OH, डेरिवेटिव होता है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, विच कंटेन 1 और 2 या मोर कर दो, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। जिसमें क्या हो, एक या एक से ज़्यादा क्या हो, OH ग्रुप हो, उसको क्या बोलेंगे, वो फिनॉल के डेरिवेटिव। कहने का क्या मतलब है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन ही होगा, ठीक है। यह बेंजीन हो गया, एक मिनट मार्कर रख दें, ज़्यादा हो जा रहा हाथ में। इसका हाइड्रोजन आप रिप्लेस करो, ठीक है। किससे, OH माइनस से। किससे रिप्लेस करेंगे, OH माइनस से। तो जो भी कंपाउंड बनेगा वह क्या बनेगा, बोलो, फिनॉल। वो क्या बनेगा, फिनॉल। तो कहने का क्या मतलब है, फिनॉल इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत से हैं, ये तो एक हो गया, 2 देखो, दो ग्रुप हो गया, इसको बोलेंगे कैटीचॉल, ठीक है। सब लिखा हुआ नोट्स में, ये सब थोड़ा नाम आपको जानना चाहिए। पायरोगैलॉल, इसको क्या बोलेंगे, पायरोगैलॉल, ठीक है। तो फिनॉल क्या होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कहने का क्या मतलब है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, OH के द्वारा। तो जो भी कंपाउंड बनेगा वह क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। ठीक समझ में आ रहा है। अब देखो, पॉज करके छापते भी जाओगे, अच्छी बात है, अपने आप लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बढ़ जाए। अब अगली हेडिंग होगी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। किससे करना हमको, क्लोरोबेंजीन से हमको इसका प्रिपरेशन करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रोसेस। साइंटिस्ट हैं
काऊ मत समझ लेना, हैप्पी बर्थडे फिर हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? डाउ प्रोसेस। होता क्या है, क्लोरोबेंजीन तो प्राप्त कर लोगे, आपको पढ़ाया गया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कि जब भी आप हैलोजन का क्या करोगे, अरे सॉरी, बेंजीन का आप क्या करोगे, हैलोजिनेशन करोगे। यहाँ क्लोरो की बात आ रही है तो Cl2 होगा, तो आपको यहाँ क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन। बेटा आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, इतना आपको माइन्यूट चीज़ बताया हूँ जो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। बात समझिए आप, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको रेजोनेंस में ऐसी चीज़ बताऊंगा कि क्यों फिनॉल कम एसिडिक होता है, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। सॉरी, फिनॉल क्यों कम स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब बारीकी आप समझोगे तो भी केमिस्ट्री सीख पाओगे। समझिएगा, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भी आगे बढ़ाओगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। उठाओ क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराओ NaOH से, यहाँ बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। बात समझ में आ रहा है? तो क्लोरोबेंजीन का आप क्या कराओगे? NaOH से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड का आप क्या कराओगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो यह डाउ प्रोसेस हो गया, क्लोरोबेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड और फिनॉल। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन से पूरे वर्ल्ड में, ध्यान दीजिएगा, WORLD, वर्ल्ड में 80% फिनॉल इसी से बनाया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो 80% मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसको हम कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, इसको हम क्या कह सकते हैं? फिनॉल कह सकते हैं। क्यों इससे सबसे ज़्यादा फिनॉल प्राप्त होता है? ध्यान देना, क्यूमिन क्या है? आप बेंजीन लो, और प्रोपीन ले लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन। बेंजीन का रिएक्शन जब हम प्रोपीन से कराते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब देखो होता क्या है, जब आप पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हो, जहाँ पेट्रोल बनता होता है, निकलता पृथ्वी से, ठीक है, तो उसमें आपको बेंजीन और प्रोपीन दोनों आसानी से मिल जाते हैं। तो बेंजीन और प्रोपीन जब दोनों आसानी से मिल जाते हैं तो इनका रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा? क्यूमीन। ठीक है, अब क्यूमीन उठाओ, इसका रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, हीट करेंगे। ठीक है, यह हो गया क्यूमीन। यह बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। तो पहला प्रोसेस क्या है? बेंजीन से हम प्राप्त करेंगे क्यूमीन, और क्यूमीन से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर इसका हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको देखो क्या प्राप्त होगा? OH अब प्लस CH3CO CH3।
एक बात और है, फिनॉल के साथ साथ एक बहुत अच्छा इसमें और चीज़ मिल जा रहा है, क्या? एसीटोन। तो इस विधि से क्या हो रहा है, फिनॉल के साथ साथ एक सबसे यूज़फुल हमको जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एसीटोन। तो यही कारण है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिनॉल के जो प्रिपरेशन होता है वह किससे होता है? क्यूमीन से होता है। बात समझ में आ रहा है? वो किससे होगा? क्यूमीन से होगा। बढ़ा जाए, छापोगे? छाप लो, नोट्स मिल जाएगा, लेकिन छापते रहो जिससे आपको आसानी से याद होता रहेगा। समझ में आ रहा है? बढ़ा जाए। दूसरा होगा, तीसरा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यह कैसे प्राप्त होगा? सब पढ़ चुके हो। बेंजीन का हम सल्फोनेशन कराएंगे, याद आ रहा है? तो क्या प्राप्त होगा? SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उठाओ उसको। ये सब मैकेनिज्म बताया हूँ मैं। अगर नहीं आपको याद है तो आप MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको सब मिल जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, SO3Na हुआ। फिर इसका आप रिएक्शन कराओगे NaOH से, फिर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड Na। फिर इसका आप क्या कराओगे? H+, क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH, फिर उसके बाद जो बनेगा फिर NaOH, फिर सोडियम फिनॉक्साइड, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन पूछा जाता है खासकर BSc में। अब ध्यान दिए, अगला देखो, चौथा, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, यह JEU में बड़ा बढ़िया सवाल बनता है इससे। ठीक है, देखो होता क्या है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका हम कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तुरंत आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। ठीक है, देखो रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का H+ के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है? फिनॉल प्राप्त हो जा रहा है। हमको यह नहीं सीखना है, इसलिए इस कंपाउंड से आप बहुत से कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब आपको इससे इंटर कन्वर्जन इतना आसान हो जाएगा। इस जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूं बेटा, ये सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लो। ठीक है, रट लो मतलब दूसरा मार्क कर ले थोड़ा सा गाढ़ा। रट लो इन द सेंस ई का है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का नाइट्रेशन बताया गया है, HNO3 H2SO4, यही नाइट्रेशन है ना। तो बेंजीन का जब आप नाइट्रेशन कर दिए हो तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब करेंगे तो बन जाएगा एनिलीन। किस में चेंज हो जाएगा? NO2 NH2 में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का आप रिएक्शन कराओगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यह बन जाएगा N2Cl। यह क्या हो गया? बेंजीन का नाइट्रेशन आपने कराया
तो क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। फरिया रहा है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, और एनिलीन का NaNO2 + HCl से कराओगे तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड को उठाओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे थोड़ा सा, N2Cl। ठीक है, अब इसका रिएक्शन CuCl से कराओगे तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके क्या लगा दोगे, Cl। इसका रिएक्शन HI से कराओगे तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे, I। समझ में आ रहा है, नीचे छोटा हो जा रहा है ना, ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बेंजीन से बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, बोलो, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब इस बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ। यहाँ टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ऊपर वाला रिएक्शन मिटा रहा हूँ। CuCl क्या जोड़ दोगे, Cl। CuBr क्या जोड़ दोगे, ब्रोमोबेंजीन। HI क्या जोड़ दोगे, आइडोबेंजीन। HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, यही एक ऐसा एजेंट है जो फ्लोरिनेटिंग करता, मतलब फ्लोरीन को जोड़ेगा। क्या जोड़ दोगे, F, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और देखो वाला रिएक्शन, H+ और H2O क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो क्या इससे समझो, जैसे सवाल आ गया कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन को सीधे आप कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करेंगे एनिलीन में, एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप इससे कर दोगे फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 को क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है, बेंजीन को कन्वर्ट करिए फिनॉल में, तो और बहुत से रास्ते हैं लेकिन ये भी एक रास्ता है। बेंजीन को कन्वर्ट करिए आइडोबेंजीन में, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर लेंगे बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, HI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन। समझ में आ रहा है ये सब। तो यह इंटर कन्वर्जन यूपी बोर्ड और BSc के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात को समझिए आप लोग। ठीक है, इसको छापते चलिए, आगे बढ़ा जाए। तो यह प्रिपरेशन हो गया फिनॉल का, प्रिपरेशन किसका हो गया, फिनॉल का। ठीक है, अब आओ फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दिए नोट्स में, कुछ है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BSc सेकेंड ईयर एंड 12th क्लास। 12th क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीट जेई के लिए, बोर्ड के लिए उतना नहीं, लेकिन जानना सबको है। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन फिनॉल, देखो फिनॉल का जो नेचर होता है वह होता है एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल क्या करता है, H+ को रिलीज करता है। ठीक है, यह क्या हो गया, फिनॉल, और ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और थोड़ा समझो, एसिडिक स्ट्रेंथ की हम जब बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो मतलब जिस एसिड का Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू दी जाती है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ बेटा याद रख लेना, भविष्य में बहुत एग्जाम में आप देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल,
और फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड देन एल्कोहल। यह एकदम याद हो, क्योंकि यहाँ पर Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, शायद 10⁻⁻5 आई थिंक इतना होता है, ठीक है। यहाँ 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10, और इसका Ka की वैल्यू सबसे कम होती है। बात समझ में आ रहा है? तो यह चीज़ आपको याद रखना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, फिनॉल से, फिर H2O, फिर एल्कोहल। मतलब फिनॉल बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, एल्कोहल से। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या कहा है कि फिनॉल एसिडिक होता है क्योंकि यह H+ रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। अब थोड़ी बारीकी समझो मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पर। यही ना है, कुछ समझ में आ रहा है? हाइड्रोक्सिया ज़्यादा आगे बढ़ा दिया हूँ, हाइड्रोक्सिया कम बढ़ाया हूँ। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये तो सिंपली मैंने बता दिया कि एसिडिक होता है और इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन मेन होता क्या है कि यह वाला मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है। कहने का क्या मतलब है, फिनॉल H+ रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है, ज़्यादा रिलीज करता है। देखो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो H+ ज़्यादा रिलीज करेगा तो यह क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब फिर यह H+ इससे कंबाइन नहीं करना चाहता है, अगर कंबाइन कर लेता तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में कम बता रहा हूँ, बैकवर्ड रिएक्शन क्या बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ। अब देखो कारण क्या है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है और रेजोनेंस अनस्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन की तुलना में। ध्यान देना, रेजोनेंस स्टेबल होता है बेटा, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला व्यक्ति या कोई अच्छा टीचर आपको पूछा कि फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल दोनों रेजोनेंस शो करता है, बता रहा हूँ दोनों रेजोनेंस शो करता है, तो अगर दोनों में स्टेबिलिटी की बात किया जाए या दोनों का इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखा जाए तो फिनॉल हमेशा चाहता है कि वो फिनॉक्साइड आयन में जाए और H+ क्या करे, रिलीज करे, लेकिन फिनॉक्साइड आयन H+ के साथ कंबाइन होकर फिनॉल नहीं बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, बल्कि दोनों में रेजोनेंस शो किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है और फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है। फिनॉक्साइड आयन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज, अभी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, और यह भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से H+ रिलीज करता है। यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, H+ रिलीज कर देगा और एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। लेकिन यह मोर स्टेबल होता है और यह लेस स्टेबल होता है, इनकी तुलना में कर रहा हूँ। इस तीर का बड़ा महत्व है, यह आगे ज़्यादा जाना चाहेगा, पीछे कम आना चाहेगा, क्योंकि यह लेस स्टेबल होता है, ठीक है। कारण देखो, यहाँ पर फिनॉल की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। दोनों समझिएगा आप लोग। 10 मेरे घर में बच्चे बड़ा हल्ला करते हैं, आप लोगों को वीडियो आवाज जाता है? हाँ, 2 छोटे बच्चे हैं, काफ़ी शैतान हैं। यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ ये। बोलो, बस ट्यू ट्यू घुमाना है आपको तीर। बोलो, यही ना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। 1 2
3 4। ठीक है, अब फिनॉक्साइड का देखो, ठीक है। ध्यान दो, दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया। फिनॉल का भी मैंने ड्रॉ किया और फिनॉक्साइड आयन का भी ड्रॉ किया। ध्यान दीजिएगा, फिनॉल का भी ड्रॉ किया और फिनॉक्साइड आयन का भी ड्रॉ किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है और यह क्या होता है, लेस स्टेबल। किसकी तुलना में? फिनॉक्साइड आयन की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? एक बेटा मूल मंत्र याद करो रेजोनेंस का, अक्सर लोग नहीं बताते हैं। जहाँ पर भी, मैं हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन होता है, जहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है वह अनस्टेबल होता है। ठीक है, बता रहा हूँ अभी मतलब क्या होगा। जहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन होगा वहाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, और जहाँ पर जिस रेजोनेंस में, यहाँ लिख लो जिस, जहाँ पर मतलब जहाँ मतलब समझ लो, जिस रेजोनेंस में, एक सब लिख लो, जिस रेजोनेंस में चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ रेजोनेंस थोड़ा सा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जिस रेजोनेंस में, ये सब मूल मंत्र है यार, फ्री मिल रहा है सब, यही सब देने के लिए कोटा फोटा जाते हो। जिस रेजोनेंस में डी लोकलाइजेशन, इधर उधर टहलना, डी लोकलाइजेशन, जहाँ पर डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वह चीज़ क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज था, यहाँ आया, फिर यह बॉन्ड टूट के यहाँ आया, मतलब यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज पूरे रिंग पर स्प्रेड, फैल जा रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से डीलोकलाइज्ड हो रहा है। फिनॉक्साइड आयन में निगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, तो पूरे रिंग पर या ओ पर पूरी अच्छी तरह से डीलोकलाइज हो रहा, मतलब बढ़िया से टहल रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि जिस रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वह चीज़ क्या होती है, मोर स्टेबल। अब आओ ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, वैकेंट ऑर्बिटल हुआ और यहाँ पर निगेटिव चार्ज हुआ, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या करता है, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ मतलब क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, तो इसकी अपनी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल का जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज था वहाँ मॉलिक्यूल अपने आप को क्या समझेगा, अरे मान लो तुम्हारे ऊपर यहाँ तुम्हारा बाल ऐसे कोई ऐसे नोच रहा है वो पीछे करके, तो तुमको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होगा। तो यहाँ पर इसको, ये भोजपुरी भाषा में समझो, इसको अपनी तरफ नोच रहा है। क्यों नोच रहा है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि तुम थोड़ा सा मेरे नज़दीक आ जाओ यार, नज़दीक आ जाओ यार। तो मॉलिक्यूल अपने आप को अनकंफर्टेबल समझेगा और इसी को बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, कि कोई वैकेंट ऑर्बिटल किसी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज सेपरेशन। और वहाँ मॉलिक्यूल अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा और वह चीज़ क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। समझ में आ जा। तो रेजोनेंस में जब भी निगेटिव और पॉजिटिव आएगा जिस स्ट्रक्चर में, वहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब ऊपर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी ऑर्बिटल की तरफ जाना चाहेगी, जिस वजह से और नीचे देखो, इधर ये नीचे आना चाहेगा, यहाँ समझो
यहाँ पर ये रेजोनेंस की वजह से नीचे भी आना चाहेगा और ऊपर यहाँ पे इसको थोड़ा सा पुल भी किया जा रहा है और नीचे भी आना जा रहा है, तो यह चार्ज सेपरेट होने का प्रयास कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, चार्ज सेपरेशन। और जब चार्ज सेपरेशन बोलेंगे तो हम मॉलिक्यूल अनकंफर्टेबल महसूस करेगा कंपाउंड, और वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो जिस रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वह चीज क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। यह काफी रहस्यमय ही बातें थी जो जल्दी लोग बताते नहीं है। क्लियर हुआ है? आओ आगे देखते हैं, बढ़ जाए बेटा। अगली हेडिंग होगी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर तो दो प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगर -I ग्रुप होगा या -Am ग्रुप, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, +I ग्रुप या +Am ग्रुप। ठीक है, तो -I या -M इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस मेसोमेरिक, मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन कम करना या ज़्यादा करना। ठीक है, तो जब यह दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे फिनॉल पर तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और जब यह दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो रामबाण चीज याद कर लो, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। यह चीज याद रहेगा तो ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। और समझाता हूँ, -I -M +I +M आपको अगर समझना हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो खोलेंगे, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत डिटेल में बताया गया है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको खोलना पड़ेगा, उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब जैसे देखो, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सब मैं बताया हूँ। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ा देगा। EWG ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यह निगेटिविटी इसकी क्या होगी, घटेगी। बोलो यार, अगर कोई आर्थो पे है, पैरा पे होगा तो कम घटेगा, आर्थो नज़दीक ज़्यादा है, पैरा थोड़ा दूर है। तो EWG जो होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा, -I या -M होगा, तो यह चार्ज का अमाउंट घटेगा। और जब चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करेगा तो माइनस चार्ज का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। माइनस चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा, तो माइनस चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा मतलब चार्ज की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो चार्ज की मात्रा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और जब स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यह चीज़ समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन EWG है, कौन EDG है। क्लियर हो रहा है? तो यह हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको रिएक्शंस भी समझा दूंगा।
एक वीडियो और लगेगा, फिनॉल भी समाप्त होएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक जाए।